उन लोगों को एक झूठे मुकदमे में जेल में डालकर रखा गया है और बेल तक नहीं दी गई। आरएसएस वाले बहुत सारे जजेस अपॉइंट हो गए और इसकी वजह से भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म हुई है। तब सरकार उस रिकमेंडेशन पर बस बैठी रहती है, ना हाँ कहती है ना ना कहती है। लेकिन आपने इतने साल उनके बर्बाद कर दिए कि इसके खिलाफ कोई प्राइमा फेसी केस नहीं है, तब तक बेल नहीं दी जाएगी। कि भाई पोस्ट रिटायरमेंट जॉब से लुभा के आप जजों को अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो एक तो खैर ये कानूनी अड़चन, कायदे से तो मेरी राय में दोनों कानून जो है गैर संवैधानिक हैं। बेसिकली सॉलिडेरिटी के लिए आया था, क्योंकि ये हिंदुस्तान में पहली बार देखा जा रहा है कि 6-6 साल तक ट्रायल बगैर शुरू हुए ऐसे लोगों को जिनकी हिंसा का कोई कभी भी रिकॉर्ड नहीं है, उन लोगों को एक झूठे मुकदमे में जेल में डालकर रखा गया है और बेल तक नहीं दी गई। और ये इसलिए हुआ है, पहली बात तो खैर ये दो कानून जो हैं यूएपीए और पीएमएलए, उसमें बेल का प्रोविजन अलग कर दिया है। नॉर्मल रूल है कि बेल इज रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। यानी कि जब तक 3 कंडीशंस में से कोई कंडीशन ना अप्लाई होती हो, यानी कि अगर बेल दे दी गई तो भाग जाएगा, अगर बेल दे दी गई तो सबूतों से छेड़छाड़ होगी, अगर बेल दे दी गई तो इस तरह के घिनौने अपराध फिर से किए जाएंगे। सिर्फ अगर इनमें से 3 में से कोई कंडीशन प्रेजेंट है तभी बेल डिनाई करी जा सकती है किसी को। लेकिन यूएपीए पीएमएलए में दूसरा मापदंड लगा दिया गया है और ये कह दिया गया है कि जब तक ट्रायल कोर्ट यानी जो बेल ग्रांट करने वाला कोर्ट है इस नतीजे पर ना पहुंचे कि इसके खिलाफ कोई प्राइमा फेसी केस नहीं है, तब तक बेल नहीं दी जाएगी। तो एक तो खैर ये कानूनी अड़चन, कायदे से तो मेरी राय में दोनों कानून जो हैं गैर संवैधानिक हैं। आर्टिकल 21 का बिल्कुल ग्रॉस वायलेशन है, कायदे से इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए था, कम से कम बेल के प्रोविजन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक हुआ नहीं है। हम लोगों ने एक बार चैलेंज भी किया, वो अनफॉर्चुनेटली वो सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जज के सामने लग गए जो कि कभी मोदी सरकार के खिलाफ कोई फैसला देती नहीं है, तो इसलिए वहां से विड्रॉ करने पड़े। अब हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सियासी मामलों में, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया वगैरह के मामलों में एक नया मापदंड अपनाया है, जिसमें ये बोला है कि अगर ट्रायल खत्म होने का कोई रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ना हो कि जल्दी ट्रायल खत्म हो जाएगा, तब यूएपीए पीएमएलए में भी बेल दी जा सकती। तो मुझे उम्मीद है कि अब जल्दी ही ये जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल नया ले डाउन किया है, इसके आधार पर जहां जहां बाकी लोगों की बेल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है वहां के कोर्ट्स भी अब इन लोगों को बेल देंगे। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जैसे उमर खालिद का केस है, ये बार बार सुनवाई होती है, फिर जज बदल जाता है, कभी जज रिक्यूज कर लेता है, कभी कुछ और हो जाता है। यानी कि तारीख पे तारीख लगती जा रही है बेल जैसे मामले पर भी, जबकि बेल तो तुरंत सुनी जाने वाली चीज है जिस पर एकदम तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये सब हो रहा है और इसका एक कारण ये है कि अनफॉर्चुनेटली न्यायपालिका, देखिए न्यायपालिका में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पूरी न्यायिक व्यवस्था चरमराई हुई है। लेकिन एक नई प्रॉब्लम जो कि हाल में मोदी राज में बहुत बढ़ गई है, वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की प्रॉब्लम है। और अब हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका उस तरह से स्वतंत्र तरीके से सरकार के खिलाफ खड़ी नहीं हो पाती
जैसे पहले हो पाती थी 10 साल पहले। और उसके 3-4 कारण हैं। एक तो खैर ये होता है जो इमरजेंसी में भी हुआ, जब एक बहुत मजबूत फांसीवादी सरकार सामने दिखती है तो बहुत सारे जजेस डर जाते हैं, और ये हुआ मोदी के पहले काल में, दूसरे काल में। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज उस तरह की, क्योंकि इनकी 240 सीट रह गई हैं, उस तरह की मजबूत फांसीवादी सरकार सामने खड़ी हुई नहीं दिख रही, तो उसका डर काफी कुछ कम हुआ। दूसरा पुराना कारण है कि जो जेटली ने भी एक बार पार्लियामेंट में बोला था कि भाई जजों को जो रिटायरमेंट के बाद नौकरी दी जाती है किसी कमीशन में, जैसे अरुण मिश्रा को उन्होंने 20 फैसले सरकार के हक में दिए, अडानी को 20,000 करोड़ का फायदा कराया, पब्लिक मंच पर बोल दिया कि मोदी तो विजनरी है, लोग क्या 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 बोल दिया था उनके तारीफ में। उनको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया। उसी तरह से खानविलकर साहब हैं जिन्होंने यूएपीए पीएमएलए को और ड्रैकोनियन बना दिया। उधर जाकिया जाफरी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे दिया, हिमांशु कुमार के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे दिया, उनको अब लोकपाल बना दिया गया है। गोगोई साहब जिन्होंने अयोध्या का फैसला दिया और रफाल का फैसला दिया, उनको राज्यसभा मेंबर बना दिया है, कुछ लोगों को गवर्नर बना दिया है। तो एक तो खैर ये प्रॉब्लम शुरू से रही है और आज और बढ़ गई है कि भाई पोस्ट रिटायरमेंट जॉब से लुभा के आप जजों को अपने कब्जे में कर लेते हैं, ये जजों की कमजोरी है। लेकिन दो नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। एक तो ये कि इन लोगों ने, मोदी सरकार ने एक नया तरीका अपनाया है जजों की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म करने का, कि जब जब कानून ये कहता है कि जो सीनियर जजेस का कोलिजियम है वो जिन जजों को रेकमेंड करेगा उनकी नियुक्ति होगी। अगर सरकार को आपत्ति है तो वो एक बार रिकमेंडेशन वापस भेज सकती है, उसके बाद अगर कोलिजियम ने यूनानिमसली उसको रीइटरेट किया तब उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। लेकिन मोदी सरकार ने एक नया तरीका अपनाया है इसको ना मानने का। जब सरकार कोई इंडिपेंडेंट जज का जब कोलिजियम कोई इंडिपेंडेंट जज को रेकमेंड करता है या कोई माइनॉरिटी के जज को रेकमेंड करता है, तब सरकार उस रिकमेंडेशन पर बस बैठी रहती है, ना हाँ कहती है ना कहती है, कई बार कई सालों तक बैठी रहती है। अब नोटिफिकेशन भी नहीं अपॉइंट करती, उनके अपॉइंटमेंट का वापस भी नहीं भेजती, वहां पर मामला अटका रहता है। कभी कभी जब वापस भी भेजती है और कोलिजियम यूनानिमसली रीइटरेट करता है तब भी नहीं अपॉइंट करते, सालों साल तक। कई दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं कि माइनॉरिटीज के और इंडिपेंडेंट जजेस के अपॉइंटमेंट यूनानिमस रीइटरेशन के बाद भी नहीं अपॉइंट करेंगे। कायदे से ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को प्रधानमंत्री और कानून मंत्री को हॉल अप करना चाहिए कंटेम्प्ट के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग इतना कमजोर हो गए हैं, इनकी हिम्मत नहीं है कि सरकार को, मतलब प्रधानमंत्री को या कानून मंत्री को कंटेम्प्ट के लिए बुला ले, और वही गिड़गिड़ाते रहते हैं सरकार के सामने कि अच्छा हमारा एक आदमी कर दीजिए, हम आपके 2 आदमी कर लेंगे। तो इस तरह से सरकार के, यानी कि अच्छा बहुत सारे जजेस अपॉइंट हो गए, आरएसएस वाले बहुत सारे जजेस अपॉइंट हो गए, और इसकी वजह से भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म हुई है। और जो आखिरी कारण है तो सबसे गंभीर, सबसे भयंकर कारण है। इस सरकार ने एक तरीका अपनाया है कि सब जजेस के ऊपर सारी इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से कहते हैं कि तुम इन जजों के ऊपर डोसियर बनाओ और हमें दो, इनकी पूरी छानबीन करो, इनके बच्चों की छानबीन करो, इनके वाइफ्स, इनके हस्बैंड्स की छानबीन करो, और कुछ भी अगर कमजोरी इनकी निकले तो हमको बताओ। और अगर कुछ भी कमजोरी इनके हाथ में आ जाती है
तो उस कमजोरी का फायदा उठाकर उस जज को ब्लैकमेल किया जाता है। और अगर चीफ जस्टिस आपके कब्जे में आ गया, जैसे गोगोई साहब के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का सारी इंफॉर्मेशन थी सरकार के पास, उधर दीपक मिश्रा के मेडिकल कॉलेज स्कैम की तो सीबीआई ने फोन ही टैप कर लिया था मेडिकल कॉलेज के ऑफिसर का, जिसके कॉन्वर्सेशन एक पूर्व चीफ जस्टिस से हो रहे थे, और वो कहता है कि भाई सरदार को 5 गमले देने हैं और तुम्हारा केस हो जाएगा, और इन्हीं के यहाँ केस पेंडिंग था। तो अगर सरकार कुछ ऐसी चीज पकड़ लेती है तो उसके आधार पर अगर चीफ जस्टिस को अपने घेरे में ले आए, तब तो आधी न्यायपालिका उनके कब्जे में आ जाती है। और यही हुआ, इसीलिए हम देख रहे हैं कि इतने साल से, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हुई है जब से ये 24 का लोकसभा का चुनाव हुआ है। आखिरी चीज मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, ये एक इम्प्यूनिटी है पुलिस ऑफिसर्स, ईडी, सीबीआई वगैरह की, कि किसी के खिलाफ भी झूठा आरोप लगाकर उसको जेल में डाल दो, सालों साल उसको जेल में रखो, बाद में बरी हो जाएगा, उनको पता है बाद में बरी हो जाएंगे। लेकिन आपने इतने साल उनके बर्बाद कर दिए और इसका उन ऑफिसर्स के ऊपर कोई असर नहीं आया, यानी कि कोई उनको नुकसान नहीं हुआ, कोई उनकी जवाबदेही नहीं है कि आप झूठा केस बनाकर किसी को 5 साल, 7 साल, 10 साल जेल में रखेंगे और बाद में जब प्रूव हो गया कि बिल्कुल झूठा केस था, कोई जवाबदेही नहीं है। तो ये जरूरी हो गया है कि जज जब फाइनली किसी को बरी करे तो उसमें ये भी रिकॉर्ड करे कि भाई ये झूठा, बरी होने के 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये है कि आपने झूठा केस बनाया था, आपको पता था कि ये झूठा केस है, जो कि दिल्ली राइट्स में तकरीबन सारे केसेस में हम देख रहे हैं कि झूठे केस बनाए गए। दूसरा कारण ये हो सकता है कि भाई अच्छा, केस तो सही बनाया गया था, लेकिन बाद में एविडेंस, वो जो गवाह थे वो मुकर गए या जो कुछ भी हुआ, जिसकी वजह से केस फेल हो गया। तो जज को ये रिकॉर्ड करना जरूरी है कि उसकी राय में ये झूठा केस बनाया था या केस फेल हो गया। अगर झूठा केस बनाया था तो ये भी जरूरी है कि उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनसे मुआवजा, उनके जेब से मुआवजा निकाला जाना चाहिए। आज जब ये डेमोलिशंस का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो एक सवाल ये भी था कि भाई डायरेक्शंस तो आप इशू कर देंगे, कर रहे हैं, अच्छे डायरेक्शंस ठीक ही होंगे, लेकिन अगर डायरेक्शंस का वायलेशन होगा तब क्या होगा? तो ये सुझाव दिया गया और शायद हो सकता है डायरेक्शंस में आ भी जाए कि अगर इन डायरेक्शंस का वायलेशन कोई करता है और बुलडोजर चला देता है, किसी के घर तोड़ देता है बगैर नोटिस दिए, तब फिर जिन लोगों ने वो बुलडोजर चलवाया उन लोगों की जेब से सारा खामियाजा निकाला जाएगा और उन विक्टिम्स को दिलवाया जाएगा, तभी जाकर इन लोगों की कोई जवाबदेही तय होगी, तभी जाकर ये सब रुकेगा। अदरवाइज तो इन लोगों को लगता है कि भाई हमारा क्या जाता है, झूठा केस बना दो, 10 साल बाद बरी हो जाएंगे, 20 साल बाद बरी हो जाएंगे। जब तक इनको कोई नुकसान नहीं होगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसलिए हम लोगों को ये डिमांड करना जरूरी है कि भाई आगे से जज ये भी रिकॉर्ड करे कि भाई ये झूठा केस बनाया गया था और अगर झूठा केस बनाया गया था तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। यही मैं कहना चाहता था। मेरी पूरी आप लोगों के साथ और इन सारे लोगों के साथ जो जेल में है पूरी सॉलिडारिटी है और ये लड़ाई हम लोगों को लड़नी है और मुझे उम्मीद है कि ये लोग अब जल्दी ही बाहर आ जाएंगे, जल्दी ही बेल मिल जाएगी। केस कब खत्म होता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब बेल मिल जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।